कैसे हैं आप लोग? ठीक है। आज की क्लास में हम बातचीत करेंगे मार्क्सवाद के बारे में। मार्क्सवाद क्या है, मार्क्सवाद के उदय की पृष्ठभूमि क्या क्या है, क्योंकि इस विचार ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया और आज भी इस विचारधारा से तमाम तरह के लोग प्रभावित होते रहे हैं, होते रहेंगे। बहुत सी साइंटिफिक बातें हैं इस विचारधारा के अंतर्गत, बहुत सी सैद्धांतिक बातें हैं, उन सब पे हम आज तसल्ली से बात करेंगे। और मार्क्सवाद को ठीक से समझना इसलिए भी जरूरी है कि आपके हिंदी साहित्य में एक पूरा हिस्सा जो प्रगतिवाद का है, उस पूरे प्रगतिवादी साहित्य पर मार्क्सवाद का प्रभाव है। ये मान लें आप कि जो मार्क्सवाद है वही साहित्य में प्रगतिवाद है। तो प्रगतिवाद को भी समझने के लिए मार्क्सवाद समझना बहुत जरूरी है। मार्क्सवाद का जो विचार है वह क्या कहता है, किस तरह की बातें करता है और वो बातें किस तरह से समाज, जीवन इत्यादि के लिए उपयोगी लगती हैं, हम सारी चीजें समझने की कोशिश करेंगे। मार्क्सवाद दरअसल एक विचार है। इस मार्क्सवादी विचारधारा का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स को माना जाता है। ठीक है, यहाँ ठीक है। और यह कहता है कि समाज और अर्थव्यवस्था को समझने का एक सिद्धांत है। मार्क्सवाद का यह मानना है कि हमारे समाज में दो मूलतः जातियां हैं या दो मूलतः वर्ग हैं। एक अमीर वर्ग जो शोषक है और एक गरीब वर्ग जो कि शोषित है, जो कि मजदूर लोग हैं, सर्वहारा वर्ग उसमें आता है। और मार्क्सवाद की एक परिकल्पना है कि एक ऐसा समाज हो जिसमें कोई भेद न हो, सभी बराबर हो, संपत्ति पे सबके अधिकार हो सके, कोई बहुत ऊंचा वर्ग पैसे के आधार पर और काम करने वाले लोग नीचे वर्ग के तौर पे ना देखे जाएं, उनको भी समान अधिकार मिले। एक ऐसी दुनिया की परिकल्पना करते हैं। वो मानते हैं कि संसाधनों पर, ठीक है, सबकी बराबरी और सबका समान अधिकार होना चाहिए। ठीक है, इसके बारे में और हम आगे विस्तार से जानेंगे, क्योंकि जब द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की बात आती है, निषेध के नियम की बात आती है, या फिर जब ऐतिहासिक भौतिकवाद की बात आती है, तो ये जो टर्म सुनने में आपको थोड़े जटिल से लगते हैं। तो क्या है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, क्या है ऐतिहासिक भौतिकवाद, क्या है निषेध का नियम, इन सभी चीजों पे हम आज की क्लास में बहुत तसल्ली से बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहले हम थोड़ा सा मार्क्सवाद के उद्भव के बारे में जान लेते हैं, इसकी पृष्ठभूमि समझ लेते हैं, फिर हम विचार पे आएंगे। मार्क्सवाद का उद्भव 19वीं शताब्दी के मध्य में कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल के विचारों के साथ हुआ। मार्क्स के साथ फ्रेडरिक भी इस विचारधारा के प्रवर्तकों में से माने जाते हैं। और विशेष रूप से 1848 में, 1848 में जो इन दोनों ने किताब प्रकाशित की, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। ठीक है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को इसका औपचारिक आरंभ माना जाता है कि यहां से मार्क्सवाद का उदय हुआ था। ठीक है, अब समझना होगा कि मार्क्सवाद के उदय की पृष्ठभूमि क्या रही, कैसे आया यह विचार। यह विचार आया कि संसाधनों पे सबके अधिकार होने चाहिए, सबको समानता के अधिकार अगर मिलने चाहिए, तो यह विचार आया कहां से, इस विचार के आने की पृष्ठभूमि क्या रही। इसके केंद्र में जो सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण बात है वह है औद्योगिक क्रांति। नाम तो सुना होगा आपने औद्योगिक क्रांति के बारे में। ठीक है, औद्योगिक क्रांति का आरंभ माना जाता है कि 1760 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, यह 1840 तक भी चला इंग्लैंड में, और बाकी धीरे धीरे फिर 1840 वगैरह के बाद यह यूरोपियन कंट्रीज में भी धीरे धीरे विस्तृत होने लगा। ठीक है, औद्योगिक क्रांति में क्या हुआ था संक्षेप में जानेंगे। औद्योगिक क्रांति में मशीनों का आविष्कार होना शुरू हुआ, कल कारखाने लगने शुरू हो गए। ठीक है, भाप इंजन का भी आगे चल के आविष्कार हो गया, बड़े उद्योग लगने शुरू हो गए। तो मशीनों में काम करने वाले लोग तो चाहिए थे। ठीक है, तो श्रमिक वर्ग की भी जरूरत पड़ी। तो हुआ क्या कि जो कल कारखाना लगाने वाला जो समूह था, जिसको कि आप पूंजीपति कहते हैं, उन्होंने बड़े कम पैसों में, ठीक है, बड़े कम पैसों में मजदूरों से काम लेना शुरू कर दिया, बहुत मामूली पैसा देकर, और मजदूरों का शोषण शुरू हो गया। काम के घंटे अधिक थे और उसके मुकाबले में पैसे उन्हें बहुत कम दिए जाते थे। यहां से दो वर्ग पैदा हो गया। ठीक है, एक पूंजीपति वर्ग, कैपिटलिस्ट, जो लोग कल कारखाने इत्यादि के मालिक थे, और दूसरा मजदूर वर्ग
जो कि मजदूरी करता था, कल कारखानों में काम करता था। पूंजीपतियों का उदय होने के साथ साथ उत्पादन के साधन जो थे, जो प्रोडक्शन होता था, उस पे उनका नियंत्रण हो गया, मुनाफा कमाने की होड़ लग गई। अब जिनके पास भी पूंजी था वो अलग अलग ढंग से कल कारखाने स्थापित करने लगे, बेहतर जीवन की तलाश में ऊपर बढ़ने लगे। ठीक है, इससे क्या हुआ कि समाज में असमानता बढ़ने लगी, एक खास किस्म की असमानता समाज में पैदा हो गई, और यही वह स्थिति है जिसने वर्ग संघर्ष को जन्म दिया। यानी कि औद्योगिक क्रांति की वजह से किसका उदय हुआ? पूंजीवाद का उदय हुआ। ठीक है, और पूंजीवाद का उदय होने के कारण वर्ग संघर्ष, यानी कि आप देखें कि दो वर्ग सीधे सीधे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक अमीर वर्ग जिसे कि आप शोषक कह सकते हैं, और दूसरा गरीब वर्ग जिसे कि आप शोषित कह सकते हैं। ठीक है, ये दो महत्वपूर्ण प्रभाव हैं मार्क्सवाद के आने के पीछे। तीसरा प्रभाव जो है वह है बौद्धिक प्रभाव, यानी कि कार्ल मार्क्स पर और एंजेल पे कुछ और बौद्धिक लोगों का भी प्रभाव था। कुछ विचार थे जिन विचारों ने उनको प्रभावित किया था। ठीक है, तो आप यह कह सकते हैं कि केवल आर्थिक परिस्थितियों के बदलने का और समाज के बदलने का तो परिणाम है ही मार्क्सवाद का आगमन, लेकिन इसमें कुछ बौद्धिक कारण भी है। ठीक है, जिस मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक हैं कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, माओ आदि, लेकिन ये बौद्धिक प्रभाव में मार्क्स के ऊपर हेगेल, ठीक है, हेगेल और फायरबाख का भी इनके ऊपर प्रभाव था। ठीक है, हेगेल से इन्होंने द्वंद्व सीखा, जिसके बारे में आगे चलकर हम बात करेंगे, और फायरबाख से इन्होंने भौतिक विचार सीखा, भौतिक आधार सीखा, जिसके बारे में भौतिक विचार और द्वंद्व क्या है हम आगे विस्तार से जानेंगे, अभी इसको हम इतना रोक रहे हैं। ठीक है, तो यहां से एक तरह से फायरबाख, हेगेल जैसे तमाम तरह के जो विचारक थे, उन विचारकों का भी प्रभाव कार्ल मार्क्स पे पड़ा था। लेकिन मूल प्रभाव जो था इसके आगमन के पीछे जो कारण थे वो थे औद्योगिक क्रांति, और औद्योगिक क्रांति के कारण पूंजीवाद का उदय। क्योंकि औद्योगिक क्रांति के आने से पूंजीवाद का उदय हुआ, और पूंजीवाद के उदय के कारण से दो वर्ग स्पष्ट रूप से समाज में बनने शुरू हो गए, जिसमें कि शोषक वर्ग द्वारा शोषित वर्ग का शोषण शुरू हो गया। और वहीं से यह विचार आया कि पूरी दुनिया में समानता होनी चाहिए, संसाधन पर, पूंजी पर सबका अधिकार होना चाहिए। लेकिन एक ऐसी दुनिया की कल्पना, मार्क्सवाद एक ऐसी दुनिया की कल्पना करता है जिसमें कोई असमानता ना हो, एक विचार है। अब इसी क्रम में और क्या क्या बातें इस सिद्धांत में आती है उसे हम जानने की कोशिश करेंगे। मार्क्सवाद के प्रमुख विचारक कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंजेल्स, लेनिन, माओवादी आप देख रहे हैं। अब देखिए मार्क्सवाद की क्या मान्यताएं हैं, क्या प्रमुख सिद्धांत है, इस पे अब हम लौटते हैं, एक एक करके देखें। मार्क्सवाद के प्रमुख सिद्धांतों को अगर आप देखें तो उसमें एक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद तथा एक है ऐतिहासिक भौतिकवाद। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक भौतिकवाद को हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म भी कहते हैं। द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का संबंध प्रकृति और जगत के नियमों की व्याख्या से है, ध्यान से देखें, जबकि ऐतिहासिक भौतिकवाद मनुष्य के संपूर्ण इतिहास की व्याख्या करता है। अब हम यहाँ पे थोड़ा विस्तार से द्वंद्वात्मक भौतिकवाद और ऐतिहासिक भौतिकवाद को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कह रहा है, ठीक है, कि दुनिया में, इस प्रकृति में, इस दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है। क्या हो रहा है? दुनिया में हर चीज निरंतर बदल रही है। आप भी बदल रहे हैं, कभी आप बच्चे थे, थोड़े अब किशोर हो गए हैं, थोड़े दिनों बाद और आप बड़े हो जाएंगे, बुजुर्ग हो जाएंगे, हम सब भी, सब बदल रहा है। एक बीज है, उसे एक पौधा बनता है, पौधा से पेड़ बनता है, प्रक्रिया निरंतर जारी है। यानी कि जीवित चीजें जो है, जीवंत चीजें जो है, उन जीवंत चीजों में निरंतर परिवर्तन आपको देखने को मिलता है। मार्क्सवाद कहता है कि जो परिवर्तन या बदलाव जो आपको देखने को मिलता है, यह बदलाव विरोधों के संघर्ष की वजह से देखने को मिलता है। ठीक है, वो कहता है कि विरोध, संघर्ष और परिवर्तन, 3 स्टेप देता है मार्क्सवाद का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। कैसे? कहता है कि हर चीज की 2 विपरीत शक्तियां होती हैं, उनका आपस में विरोध होता है, संघर्ष होता है, ठीक है, और संघर्ष से परिवर्तन होता है। उदाहरण के तौर पे एक बीज है, ठीक, एक बीज है, उस बीज में ही बीज को तोड़कर, है ना, अंकुरण लेने वाली शक्ति है। तो उस बीज के अंदर ही विरोध हुआ, ठीक है,
उस विरोध से एक छोटा सा पौधा बना। बना कि नहीं बना? उस छोटे से पौधे को बनने के लिए बीज की आंतरिक शक्तियों में एक खास किस्म का संघर्ष हुआ और वह पौधा बना। टकराव हुआ आपस में, फूट करके वह बीज पौधा बना। ठीक है, बीज से पौधा बना और पौधा से फिर क्या हुआ? पेड़ बना। आई बात समझ में? पेड़ फिर फल देता है, फल से फिर बीज पैदा होता है और चीजें निरंतर चलती रहती हैं। यानी कि बदलाव जो है प्रकृति के नेचर में है और यह बदलाव आपस में विरोधी गुण होने और उन संघर्षों के होने की वजह से आता है। ठीक है, तो प्रकृति और समाज में जो बदलाव है वह विरोध के कारण होता है। छोटा सा एग्जांपल देखें, आप हैं, आप पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, इसलिए भी आप पढ़ लिख रहे हैं कि आप और बेहतर जीवन चाहते हैं। तो अभी का जो जीवन है, इस जीवन के विरोध में है आप कि मुझे इससे बेहतर जीवन चाहिए। तो आप उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, बेहतर आदमी बनेंगे तो जीवन फिर बदल जाएगा। फिर जहां आप पहुंचेंगे वहां से और बेहतर जीवन की परिकल्पना आप शुरू कर देंगे। तो चीजें निरंतर अपने संघर्ष की वजह से बदलती चली जा रही हैं। यह सिद्धांत है द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, हमारा जीवन भी तो इसी का एक कारण है। अब देखें, छोटा बच्चा है, बच्चा आज पैदा हुआ, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, वो उसी के अंदर उस स्थिति को बदलने की शक्ति है। संघर्ष हो रहा है, उसकी आंखें बढ़ रही हैं, पैर बढ़ रहा है, हाथ बढ़ रहा है, वो शिशु हो गया। संघर्ष जारी है, वह बच्चा बालक हो गया। संघर्ष जारी है, वह किशोर हो गया। संघर्ष जारी है, वह युवा हो गया। संघर्ष जारी है, वह प्रौढ़ हो गया। संघर्ष जारी है, वह वृद्ध हो गया। उसने एक और नई परंपरा, एक और नई पीढ़ी वहां से शुरू कर दी। द्वंदात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत यही कहता है कि दुनिया में हर चीज लगातार बदल रही है और यह बदलाव विरोधों के संघर्ष से होता है। आई बात समझ में? स्पष्ट है? अब इसी में एक और ऐतिहासिक भौतिकवाद का भी नियम है। ठीक है, अब ऐतिहासिक भौतिकवाद, इसको जरा हम समझेंगे कि ऐतिहासिक भौतिकवाद क्या है। कहते हैं, मार्क्सवाद का सिद्धांत कहता है कि मानव समाज का इतिहास आर्थिक स्थितियों और वर्ग संघर्ष के कारण बदलता है। मानव समाज का जो इतिहास है वह जैसे जैसे आर्थिक स्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे मानव समाज का इतिहास भी बदलता चला जाता है और यह इसके लिए जरूरी है वर्ग संघर्ष का होना। जैसे अब समाज की जो व्यवस्था है उसमें दो तरह के लोग हैं। एक उत्पादक है, जो अमीर लोग हैं, ठीक है, जिनके पास साधन है, सारे संसाधन है। ठीक है, दूसरे वे लोग हैं जिनके पास संसाधन नहीं है, वो संसाधनों के लिए दिन रात संघर्ष कर रहे हैं। तो दो वर्ग बन गया। ठीक है, एक वर्ग बना शोषक वर्ग और दूसरा वर्ग बना शोषित वर्ग। क्यों, कैसे बना? ये आर्थिक स्थिति के कारण ये वर्ग बना। एक के पास बहुत संपन्नता है और एक के पास बहुत गरीबी है, तो संघर्ष है दोनों के बीच में। तो कह रहा है मार्क्सवाद का सिद्धांत कि मानव समाज का इतिहास आर्थिक स्थितियों और वर्ग संघर्ष के कारण बनता है। ठीक है, अब प्रसिद्ध उदाहरण देखें, किसी समय में दास प्रथा थी। ठीक है, तो मालिक और दास दो वर्ग संघर्ष। ठीक है, जमींदारी प्रथा आई। ठीक है, तो सामंतवाद और किसान दो वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद आया तो अमीर और गरीब दो संघर्ष। तो जैसे जैसे आर्थिक परिस्थितियां समाज में बदलती जाती हैं उस तरह से वर्ग संघर्ष बढ़ता चला जाता है। ठीक है, संघर्ष हमेशा जीवन में समाज का हिस्सा रहा है। ठीक है, इसकी बात वो करते हैं और इसी से परिवर्तन आता है। तो जो ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत है वह कहता है कि आर्थिक परिस्थितियों के कारण समाज में बदलाव आता है। ठीक है, अब आए एक और सिद्धांत क्या है उनका। इस सिद्धांत में मार्क्सवाद कहता है कि प्रकृति की हर वस्तु में कुछ अंतर्विरोध होते हैं जिनके कारण वस्तु के भीतर पक्ष और विपक्ष में द्वंद्व की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। इन दोनों के संघर्ष से एक नई स्थिति समपक्ष आती है जो वस्तुतः इन दोनों का समझौता ही है। बाद में समपक्ष स्वयं पक्ष बन जाता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। इसे मार्क्स ने निषेध का नियम कहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा इसको आप लोगों को अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है, पहली लाइन क्या है कि हर वस्तु के अंदर अंतर्विरोध होते हैं। उसमें क्या होता है,
पक्ष और विपक्ष। जो उदाहरण मैंने दिया था उसी से आपको इसको क्लियर करूंगा, ठीक है। उससे एक नई स्थिति पैदा होती है जिसको उन्होंने कहा समपक्ष। पहले देखें पक्ष और विपक्ष। कोई एक बीज है, ठीक है, इसमें पक्ष भी है और विपक्ष भी है। इससे एक नई चीज पैदा होती है समपक्ष, ठीक है, इसको मैं समझा। नई स्थिति आगे फिर से टकराव की स्थिति ले आती है, यह समपक्ष फिर से पक्ष बन जाता है, ठीक है। इसको हम आप लोगों को समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यह समपक्ष फिर से पक्ष बन जाता है और बदलाव और टकराव की स्थिति निरंतर चलती रहती है। इसे अब हम समझेंगे, ठीक है। पक्ष, विपक्ष, समपक्ष और बदलाव की प्रक्रिया निरंतर जारी है, देखें, और यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। अब इसे एक उदाहरण से समझें, ठीक है। एक बीज है, ठीक है, देख रहे हैं आप, कल्पना करें कि एक बीज है, ठीक है। इस बीज के अंदर ही, बीज पक्ष हो गया, इस बीज के अंदर ही इस बीज को तोड़ने वाली भी एक शक्ति है। वह जो तोड़ने वाली शक्ति है उसको आप क्या कहते हैं? विपक्ष, ठीक है। अब बीज टूटा, बीज के अंदर ही वो पक्ष विपक्ष है, बीज टूटा और बीज टूट के एक नई चीज बनी। वो चीज क्या है? पौधा। पौधा क्या हो गया? समपक्ष, ठीक है। अब एक नई चीज आ गई हमारे पास, समपक्ष। अब कह रहा है इन दोनों के संघर्ष से एक नई स्थिति आई है। बीज के अंदर ही उसको तोड़ने वाली शक्ति है, उससे एक नई चीज बना पौधा, जिसको कह रहे हैं कि यह है समपक्ष, ठीक है। और यह समपक्ष स्वयं में एक पक्ष बन जाता है। अब यह पौधा पेड़ में बदल गया, पौधे में भी एक संघर्ष हुआ, स्थिति जारी हुई, ठीक है। और पौधे का विकास, एक छोटे पौधे का विकास पेड़ में हो गया। अब पेड़ भी यहां पे क्या हो गया? पक्ष हो गया, ठीक है। क्योंकि पेड़ यहीं तक नहीं रुकेगा, पेड़ फल देगा, फूल देगा, और उस फल और फूल से फिर हम यहां बीज पे पहुंच जाएंगे। यानी कि यह टूटने, संघर्ष और बदलाव की स्थिति निरंतर लगातार जारी है, यानी कि यह कहीं रुकता नहीं है, ठीक है। यह प्रक्रिया जारी है, यह कहीं रुकता नहीं है। इसी को कार्ल मार्क्स ने निषेध के निषेध का नियम कहा है, ठीक है। आगे बात समझ में? पक्ष टूटेगा, ठीक है, समपक्ष बनेगा, समपक्ष टूट के फिर से पक्ष बन जाएगा। ये प्रक्रिया निरंतर जारी है। इसी को उन्होंने कहा निषेध के निषेध का नियम। जैसे कि बच्चे का एग्जांपल दिया मैंने आपको, ठीक है। तो छोटा बच्चा है, उसी के अंदर उसको विकसित करने की शक्ति है, ठीक है। युवा बन गया, बच्चा से वो युवा बन गया, युवा समपक्ष हो गया, ठीक है। युवा फिर एक नई अवस्था आई, वृद्धावस्था में आया, ठीक है, एक और नई अवस्था बनी, और फिर आगे अगली पीढ़ी आती है, उसी से एक नया जनरेशन शुरू हो जाता है। तो यह बदलाव और यह क्रम निरंतर जारी है। इसी को मार्क्स ने निषेध के निषेध का नियम कहा है। अब तो कभी कोई कंफ्यूजन नहीं होगा निषेध के निषेध का नियम में। सुनने में आपको लगता है क्या है पक्ष, समपक्ष, विपक्ष, है? सुन के लगता है आपको, बच्चे पूछते हैं कि क्या है सर पक्ष, क्या है विपक्ष, क्या है समपक्ष? यही है। बीज का उदाहरण हमेशा याद रखिए आप, उसका टूटना, पौधा बनना, पौधे से पेड़ बनना, फिर से पेड़ का बीज में आ जाना, ये निरंतर। और द्वंदात्मक भौतिकवाद में भी यही सिद्धांत काम करता है कि आपस संघर्ष से नई चीजें पैदा होती हैं। आई बात समझ में? अगली बात, मार्क्स का क्या मत है? मार्क्स का मत है कि किसी भी समाज की व्याख्या उसकी बुनियादी संरचना अर्थात उत्पादन प्रणाली के आधार पर हो सकती है। शेष सभी संरचनाएं जैसे राजनीति, संस्कृति, कला और साहित्य इसी बुनियादी संरचना द्वारा निर्धारित होने वाली ऊपरी संरचनाएं हैं। स्पष्ट है कि साहित्य यहाँ स्वतंत्र संरचना नहीं बल्कि उत्पादन प्रणाली का एक उप उत्पाद है। इसका सीधा मतलब यह है कि मार्क्स कह रहे हैं कि बुनियादी जो ढांचा है वह बुनियादी ढांचे के ऊपर बाकी सारी चीजें रहती हैं। जैसे घर बनाते हैं आप, महल बनाते हैं, तो एक ढांचा हो गया, बुनियाद हो गया, उस बुनियाद पे फिर आप दीवारें खड़ी करते हैं, आप कमरे बनाते हैं, आप छत बनाते हैं, आप और सारे कमरे बनाते हैं। तो मार्क्स कह रहे हैं
कि जो आर्थिक संरचना है उत्पादन प्रणाली के आधार पर वह बुनियाद है, और जैसी बुनियाद होगी वैसी ही अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। ठीक है, वो कहते हैं कि किसी समाज को देखना है तो साहित्य और राजनीति को बाद में देखो, पहले देखो कि वहां की अर्थव्यवस्था कैसी है, वहां का उत्पादन कैसा है। ठीक है, यही आधार है, और इस आधार के ऊपर राजनीति, धर्म, साहित्य सब की सब इसके ऊपरी संरचनाएं होती हैं। अब छोटा सा एग्जाम्पल देखो, जो पेट का भूखा आदमी है, जिसके पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, उसके पास आप कविता और धर्म पे चर्चा करने जाओगे तो वो चर्चा नहीं करेगा। उसके लिए बुनियादी प्रश्न किस बात का है? रोटी का है, भूख का है। तो इसी से वो समाज को जोड़ते हैं कि जो समाज जितना उन्नत होगा, जितना आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित होगा, उसी विकसित संरचना पे ये राजनीति और ये साहित्य, ये सारी चीजें टिकी होंगी। ठीक है, जैसे कि ठीक इसका मतलब है कि साहित्य स्वतंत्र नहीं होता, वह के ऊपर भी आर्थिक संरचना का प्रभाव होता है। ठीक है, आई बात समझ में? अब जैसे कि एक छोटा सा और एग्जांपल आपको देख के बताऊं, आप रीतिकाल के साहित्य को देखिए। ठीक है, रीतिकाल के साहित्य में क्या था? सारे कवि आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कर रहे थे ना। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो आर्थिक संरचना ऐसी थी, समाज की संरचना ऐसी थी कि उनके जीने खाने के लिए वहीं से रोटी प्राप्त हो रही थी, जीना था। तो राजाओं को शौक था भाई कि कवि कविता सुनाए और बदले में उनसे वो पैसे लेके जाए। ठीक है, आई बात समझ में? भक्ति काल में चले जाए तो भक्ति काल में असमानता है, दुख है, पीड़ा है, तो उस दुख और पीड़ा को किस तरह से कविता उभार रही है। आदिकाल में जाएं तो आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा कर रहे हैं वहां पे भी लेखक कवि। ठीक है, युद्ध में भी वो जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जैसा आर्थिक समाज होगा, साहित्य उसी का एक तरह से बाई प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ, महत्वपूर्ण बात जिसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं, मार्क्स का कहना है कि कुछ लोग उत्पादन के साधनों के मालिक बन जाते हैं तथा बिना श्रम किए लाभ कमाते हैं, जबकि बहुसंख्यक वर्ग उत्पादन के साधनों पर श्रम करता है किंतु उसे सीमित आय से ही गुजारा करना पड़ता है। हर समाज में यही 2 वर्ग होते हैं जिन्हें मार्क्स ने शोषक और शोषित वर्ग कहा है, या इनकी मूल मान्यता है, और शोषित वर्ग को उस समाज की मुख्य धारा में लेकर के आना चाहते हैं। इस पे हमने बाकी काफी चर्चा कर ली है, इसको हम आगे बढ़ते हैं। मार्क्सवादी विचार यह कहता है कि शोषित वर्ग की समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। शोषित वर्ग की समस्याओं का एक ही समाधान है, वो क्या समाधान बताते हैं? कि वो हिंसक क्रांति करे। अब हिंसा को कहीं ना कहीं मार्क्सवाद एक औजार के रूप में मानते हैं, जो कि किसी भी बेहतर समाज के लिए हिंसा रास्ता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो वो कहते हैं कि हिंसक क्रांति करना चाहिए। वर्ग चेतना उत्पन्न होने पर शोषित वर्ग अपने हितों के लिए जागरूक होता है और क्रांति की संभावना बनती है। मार्क्सवाद भाववादी विचारकों द्वारा प्रतिपादित हृदय परिवर्तन के विचार से सहमत नहीं है, क्योंकि उसके भौतिकवाद के अनुसार भौतिक स्थितियां बदलने से विचार बदलते हैं, न कि विचार बदलने से भौतिक स्थितियां। अब इसे ऐसे समझें कि वो कहता है कि ज्यादा भावुक होने या ईश्वर पे भरोसा करने की जरूरत नहीं है। आप भावुक होकर ईश्वर पे भरोसा करेंगे कि ईश्वर नामक कोई चीज है जो आएगा और हमारा जीवन बदल देगा, तो इससे काम नहीं चलेगा। हृदय परिवर्तन से काम नहीं चलेगा। जीवन बदलेगा तो विचार बदलेगा। अगर जीवन में परिवर्तन आएगा, सकारात्मक परिवर्तन आएगा, जीवन का स्तर ऊपर उठेगा, तो आपके विचार बदलेंगे। तो भावुकता को कहीं ना कहीं मार्क्सवाद जगह नहीं देता है। ये इस शोषित वर्ग की समस्या का समाधान और वह हिंसा बताता है। धर्म और राष्ट्र के संबंध में भी मार्क्सवाद के विचार महत्वपूर्ण है। वह धर्म और राष्ट्र जैसी संकल्पनाओं का निषेध किया है मार्क्सवाद ने। उनका कहना है कि धर्म अफीम के समान है, क्योंकि यह शोषित व्यक्ति को वास्तविक वर्ग शत्रु से संघर्ष करने के स्थान पे अलौकिक तथा मिथ्या सुखों के लिए प्रेरित कर देता है। जो पिछड़े लोग हैं, गरीब लोग हैं, संघर्षशील लोग हैं, उनके लिए धर्म क्या है? अफीम की तरह है। इनको अपने शत्रुओं से, राजाओं से संघर्ष करना चाहिए, तो इनके दिमाग में कोई एक अलौकिक सत्ता है जो मिथ्या सुख की, कोई कभी सुख प्राप्त होगा, ईश्वर नाम की कोई चीज है, आज नहीं तो कल कुछ अच्छा हो ही जाएगा, तमाम तरह की चीजें। वो कहते हैं कि वास्तविक वर्ग विभेद के स्थान पर कृत्रिम भौगोलिक विभेदों को भी स्थापित करता है। राष्ट्र और धर्म की अवधारणा को भी नहीं मानते, लेकिन राष्ट्र जैसी कोई चीज होनी नहीं चाहिए।
जो सीमाएं बना करके एक राष्ट्र और एक देश चल रहा है, ये ऐसा भी नहीं होना चाहिए। मतलब आप देखें, एक खास बात है कि पूरे विश्व कल्याण की, विश्व परिवार की भावना इसमें निहित है कि जब सारे लोग एक जैसे रहेंगे, एक जैसे संसाधन रहेंगे, एक जैसा जीवन रहेगा, तो फिर सरहदों की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? जैसे पंछी नहीं मानते सरहदों को, वैसे ही कहते हैं सरहदों की कोई जरूरत नहीं है। गाना सुना है ना आपने, पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई पर्वत ना इन्हें रोके, है ना। सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। सुना है गाना? नहीं सुना है? मैं सुनाता हूं। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहद इंसानों के लिए है, सोचो हमने और तुमने क्या पाया इंसान होके। पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके। एक शायर थे, उन्होंने लिखा कि क्या बनाने आए थे हम, क्या बना बैठे, कहीं मंदिर बना बैठे, कहीं मस्जिद बना बैठे, हमसे तो जात अच्छी है इन परिंदों की, कहीं मंदिर पे जा बैठे, कहीं मस्जिद पे जा बैठे। तो धर्म ने हम इंसानों को बांटा है, और किसी भी धर्म का मूल ये नहीं है बांटना। धर्म तो प्रेम करना सिखाता है, इंसान से प्रेम करना सिखाता है। दुनिया के सभी धर्मों के केंद्र में है मनुष्य मात्र को प्रेम करना। मार्क्सवाद कहता है ये सरहदें नहीं होनी चाहिए, राष्ट्र जैसी कोई परिकल्पना नहीं होनी चाहिए, और कहा कि धर्म अफीम के समान है, क्योंकि लोग अपना वर्ग संघर्ष करने के बजाय किसी मिथ्या सुख, पूजा पाठ कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि चीजें बदल जाएगी, तो मार्क्सवाद इसका विरोध करता है। आगे बढ़ें। हाँ, मार्क्सवाद का अगला विचार है कि विवाह जैसी चीजों के खिलाफ है मार्क्सवाद। कहता है कि विवाह और परिवार संस्थाओं का भी विरोधी है मार्क्सवाद, क्योंकि ये संस्थाएं निजी संपत्ति की सुरक्षा और हस्तांतरण के लिए विकसित हुई हैं, न कि प्राकृतिक रूप से। कहा कि विवाह, अच्छा वैसे भी विवाह संस्था कोई बहुत पुरानी नहीं है ना। मानव सभ्यता का जो लाखों साल का जो इतिहास है, उसमें पहले तो नहीं था। आपने देखा होगा कि पहले तो कबीले में लोग रहते थे, धीरे धीरे जीवन बढ़ने लगा, सभ्यता विकसित हुई, तो विवाह संस्था है। शुरुआती दौर में तो विवाह संस्था जैसी कोई चीज नहीं थी। तो वो कह रहा है, मार्क्सवाद कहता है कि इसलिए विवाह है कि मैंने विवाह किया, मेरी सारी संपत्ति मेरे बेटे को, है ना। तो संपत्ति का हस्तांतरण है विवाह संस्था, ठीक है। इसलिए वो इसको नहीं मानते, कहते कि ये प्राकृतिक नहीं, ये नेचुरल नहीं है। उनका स्पष्ट मानना है कि नारी विवाह और परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग है। विवाह और परिवार के अंतर्गत सबसे अधिक शोषण किसका होता है? स्त्री का शोषण होता है, जबकि पुरुष शोषक वर्ग है। तो वो पूरी जो पितृसत्ता है, पैट्रियॉर्की है, उस पूरी पैट्रियॉर्की को भी खारिज करता है मार्क्सवाद। कहता है कि स्त्रियों को एक तरह से गुलाम बनाया जाता है, ठीक है ना। और गुलाम बनाने के कई सारे टोटके हैं। सिमोन द बोवार की एक बड़ी अच्छी किताब है द सेकंड सेक्स, उसका अनुवाद किया प्रभा खेतान ने, स्त्री उपेक्षिता नाम से। उसमें उन्होंने लिखा कि स्त्री पैदा नहीं होती, स्त्री बनाई जाती है, कंडीशनिंग की जाती है। चेतना के स्तर पे तो हम उन्हें देवी मानते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ गाने कौन से बनते हैं? भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति मेरा देवता है। ऐसे गाने क्यों नहीं बने? भली है बुरी है जैसी भी है, मेरी पत्नी मेरी देवी है। बनना चाहिए था ना, बनना चाहिए था, नहीं बना, क्योंकि एक दिमाग, एक स्त्री के दिमाग में ये बात बिठा दी गई है, ठीक है, कि चाहे जो हो जाए, है ना, पति आपके परमेश्वर हैं, पति आपके देवता हैं। सती प्रथा होती थी, पुरुष मर गया, पत्नी को जलना पड़ता था चिता पे, विधवा विवाह तक नहीं किया जाता था। तो ये सच बात है कि विवाह संस्था में या सामाजिक संरचना में अभी भी, हालांकि चीजें अब बदल रही है, बेहतर हो रही है, हम 21वीं सदी में ये बात कर रहे हैं तो बहुत बेहतर हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी अब देखें, पढ़ी लिखी स्त्री अब किसी को कमजोर नहीं लगती, असुविधाजनक लगती है। स्त्री पढ़ रही है, लिख रही है, आगे बढ़ रही है,
तो कमजोर नहीं रही, लेकिन असुविधाजनक लगती है वो कई सारे मोर्चों पे। वो पुरुष सत्ता के समानांतर आकर के खड़ी है। पुरुष सत्ता के समानांतर उसका खड़ा होना कई सारे पुरुषों को असुविधाजनक लगता है। ये बड़ा सब्जेक्टिव मामला है, कई लोगों को मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरे बच्चे, मेरे विद्यार्थी खूब पढ़ें, खूब आगे बढ़ें। अपना अपना इंडिविजुअल अप्रोच है। अभी भी कुछ लोग ऐसी सोच के हैं जो बेटियों को पढ़ाना नहीं चाहते, बेटों को बड़े बड़े स्कूलों में भेजेंगे, बड़े बड़े शहरों में भेजे जाएंगे उनको पढ़ने के लिए, लेकिन बेटियों को उस तरह से नहीं भेजा जाएगा। आज भी हमारे समाज में आप देखें कि बेटा अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो बेटी हुई है, बेटा नहीं हो रहा है तो बेटे के इंतजार में कई बेटियां हो रही हैं, है ना। आपके यहाँ तो मैं पूछता हूँ कितने भाई बहन हो, तो आप लोग, कई सारे लोग बताते हैं 5 भाई बहन। ये तो उससे यही बात समझ में आती है कि 5 बहनें इसलिए हुई कि छठे भाई का इंतजार जारी था, है ना। हालांकि अब चीजें, धारणाएं धीरे धीरे टूट रही हैं, बदलाव हो रहा है समय दर समय। तो मार्क्सवाद विवाह और परिवार संस्था का विरोध करता है और कहा कि परिवार के अंतर्गत शोषित वर्ग कौन है? स्त्री। ठीक है, पूंजीवाद की बात हो चुकी है, लेकिन मार्क्सवाद का कहना है कि पूंजीवाद मानव इतिहास की वह अवस्था है जहां औद्योगिक उत्पादन की प्रचुरता के कारण मनुष्य की सभी भौतिक जरूरतें पूरी होने की संभावना बनती है, किंतु उत्पादन के इन लाभों पर पूंजीपति वर्ग का कब्जा होने के कारण सर्वहारा या श्रमिक वर्ग को मानवीय स्थितियां उपलब्ध नहीं हो पाती। इसलिए पूंजीवाद को नष्ट करना दुनिया भर के मजदूरों के लिए आवश्यक है। उस वर्ग संघर्ष की बात वो कर रहे हैं जिस हिंसक क्रांति की बात उन्होंने की है। तो ये कह रहे हैं कि दुनिया भर में पूंजीवाद को खत्म कर देना चाहिए, इसके लिए वो हिंसक क्रांति का सहारा लेते हैं। मार्क्सवादी सिद्धांत कहता है कि यह एक संक्रमणशील अवस्था है और इससे गुजरने के बाद साम्यवाद आएगा। ठीक है, जो मानवीय इतिहास की आदर्श व्यवस्था होगी। साम्यवाद में न राज्य होगा, न धर्म, न शोषण, न अलगाव, न विवाह और न ही परिवार। खतरनाक विचार है, कुछ भी नहीं होगा, है ना। एकदम पुराने दौर में वापस लौटना है, जैसे हम शुरुआती दौर में जो मानव सभ्यता का विकास हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमताओं और रुचियों के अनुसार कार्य करेगा तथा उससे उसकी आवश्यकताओं के अनुसार उपलब्धियां प्राप्त होंगी। अब इस पर आप विचार करिएगा कि इन बातों से आप कितने सहमत हैं। क्या आपके मन में इस बात के लिए कोई काउंटर क्वेश्चन है? उसे सोचना है, हम कल की क्लास में इस पर चर्चा भी करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो तो एक सामान्य दृष्टिकोण था, सैद्धांतिक दृष्टिकोण। साहित्य को लेकर के भी मार्क्सवाद का क्या दृष्टिकोण है? साहित्य स्वायत्त या स्वतंत्र संरचना नहीं है, बल्कि समाज की उत्पादन प्रणाली का ही एक उत्पाद। इसके बारे में हम पीछे चर्चा कर चुके हैं कि सामाजिक संरचना जैसी होगी, आर्थिक संरचना जिस तरह से होगी, साहित्य उसकी अभिव्यक्ति करेगा। ठीक है, इस पे ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है, हम आगे बढ़ते हैं। साहित्य के उद्देश्य पे मार्क्सवाद बात करता है, कहता है कि साहित्य निरुद्देश्य नहीं होता, सोद्देश्य होता है, उसमें कोई ना कोई उद्देश्य होता है। उसका उद्देश्य है शोषित वर्ग को उसके शोषण के प्रति जागरूक बनाना तथा क्रांति के लिए तैयार करना। मार्क्स का मानना था कि जो साहित्य सर्वहारा के हित में नहीं है वह साहित्य नहीं बल्कि शोषण को बनाए रखने की व्यवस्था है। लेनिन ने तो स्पष्ट रूप से कहा कि साहित्य क्रांति के लिए एक हथियार मात्र है। ठीक है, पूर्ण विराम छूट गया लगता है, कोई बात नहीं। तो देखें आप कि साहित्य के बारे में मार्क्सवाद का कहना है कि अगर उद्देश्य नहीं है किसी साहित्य में तो फिर वह साहित्य महत्वपूर्ण साहित्य नहीं है। बिना उद्देश्य के कोई साहित्य नहीं हो सकता और उस साहित्य को सर्वहारा यानी कि शोषित वर्ग के साथ खड़ा रहना होगा, वही बड़ा साहित्य। प्रगतिवाद में हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि साहित्य में मुख्य महत्व कंटेंट का होता है, न कि फॉर्म का। यानी कि भाषा महत्वपूर्ण नहीं है, शैली महत्वपूर्ण नहीं है, वो विचार महत्वपूर्ण है, वो कंटेंट महत्वपूर्ण है। आगे चलकर जॉर्ज लुकाच ने इस नजरिया को थोड़ा सा बदला और शिल्प को भी स्वायत्त महत्व देना आरंभ किया। लुकाच ने माना कि यद्यपि अंतर्वस्तु का महत्व अधिक है किंतु उस अंतर्वस्तु की अभिव्यक्ति के लिए शिल्प को पर्याप्त महत्व दिया जा सकता है। यानी कि जो बात कही जानी है वो महत्वपूर्ण है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, लेकिन उस बात को कहने का जो तरीका है उस तरीके को भी महत्व दिया जाना चाहिए। ठीक है, साहित्यिक रचना करने की क्षमता। कहते हैं कि साहित्यकार के पास साहित्यिक रचना करने की क्षमता न तो जन्म जन्मांतरीय होती है, न ही ईश्वर प्रदत्त। ठीक है, वो कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में शारीरिक भिन्नताएं होती हैं, इसलिए उसकी चेतनाएं भी भिन्न होती है, सोचने समझने का ढंग भी अलग होता है। कवि की विशेषताएं मात्र इतनी है कि उसकी चेतना रचनात्मक लेखन में अधिक समर्थ होती है। अलग अलग लोगों के पास अलग अलग तरह की चेतना है, शारीरिक भिन्नताएं हैं तो चेतना की भी भिन्नताएं। वो कहते हैं कि कवि के पास क्रिएटिव
रचनात्मक भिन्नताएं होती हैं और यही उसकी एक प्रतिभा है या यही उसकी एक खास विशेषता है। ठीक है, आगे बढ़ें। कहा कि कोई भी रचनाकार समाज से स्वतंत्र या अलग नहीं है। समाज से कटा हुआ, समाज के विचारों से कटा हुआ, समाज की सच्चाई से कटा हुआ लेखक कोई लेखक नहीं है। उसके साहित्यिक दायित्वों से ज्यादा बड़े उसके सामाजिक और मानवीय दायित्व हैं और उन्हीं दायित्वों के तहत उसके लिए आवश्यक है कि वह शोषित वर्ग को न्याय दिलाने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से सहायता दे। आप देखेंगे घूम फिर के बाद जो है वो शोषित और शोषक तक आ रही है। तो रचनाकार का भी दायित्व मार्क्सवाद ने यही माना कि जो साहित्य शोषित वर्ग के साथ खड़ा है, जो साहित्य शोषित वर्ग को न्याय दिलाने में सक्षम है, उस न्याय की बात करता है, वह श्रेष्ठ साहित्य है। बाकी किसी साहित्य को ये ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि साहित्य का कार्य रस की उत्पत्ति करना या व्यक्ति को आनंद की उपलब्धि कराना नहीं है, बल्कि तनाव की सृष्टि करना है। यह तनाव या द्वंद्व ही सभी सामाजिक परिवर्तनों की मूल शक्ति। अब तनाव क्या है? जागरूक करना सर्वहारा वर्ग को, एक तरह का टेंस क्रिएट करना कि आपका काम है कि आप पूंजीपतियों से लड़ें और समाज में समानता स्थापित हो। इसी के लिए साहित्य को एक टूल्स के रूप में मार्क्सवाद मानता है। ठीक है, और अंत में हम निष्कर्ष पे आते हैं कि मार्क्सवाद समाज को समझने का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। यह बताता है कि आर्थिक संरचना समाज की नींव होती है। इतिहास का विकास वर्ग संघर्ष के माध्यम से होता है। समाज स्थिर नहीं है बल्कि निरंतर परिवर्तनशील है। साहित्य, संस्कृति और राजनीति भी इसी आर्थिक आधार से प्रभावित होते हैं। मार्क्सवाद शोषण के विरुद्ध समानता और न्याय की बात करता है। ये इनके कुछ मूल निष्कर्ष के तौर पे सिद्धांत हैं। और अंत में मैंने एक शब्द लिखा है, धन्यवाद। आप सबका धन्यवाद इतने धैर्य के साथ सुनने के लिए। मुझे लगता है कि कितनी देर से हम बात कर रहे हैं, चुना जरा वहां टाइम देखो, 40 मिनट। 40 मिनट से आप सुन रहे हैं, कमाल की बात है भाई। 30 सेकंड की रील को आप 3 सेकंड में तय करते हैं कि देखना है कि नहीं देखना है। अब आपके पास यहां तो चेंज करने का कोई विकल्प है नहीं। अब तो मैं 40 मिनट पढ़ा दूं, 45 मिनट पढ़ा दूं, 50 मिनट पढ़ा दूं, रील तो हूं नहीं कि आप स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन मैंने धन्यवाद आपके लिए इसलिए कहा कि आप जिस धैर्य से सुनते हैं और आपके चेहरे को देख के लगता है कि वाह, ज्ञान पी रहे हैं आप। ठीक है, इतने आप संतुष्ट नजर आते हैं, तो इसलिए मेरा मन कहता है कि मैं बार बार आपको क्या कहूं, धन्यवाद। कल की क्लास में जब आप आइएगा तो जितनी भी सारी बातें हुई हैं उससे संबंधित कोई प्रश्न उठा के नहीं, मन में किसी विचार के विरुद्ध में कोई प्रश्न आया कि नहीं, कोई विचार आया कि नहीं, वो सारे विचार लेकर के आइएगा। कल हम प्रगतिवाद पर विस्तार से बातचीत करेंगे।